हेलो गाइस, कैसे हो। वेलकम टू APS ऑनलाइन क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है विलेयता। अब तक हमने सांद्रता पढ़ी, सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ी, ठीक है। उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट होता है विलेयता। विलेयता क्या होती है कि विलायक के अंदर विलेय कितनी मात्रा में घुल सकता है, यानी विलायक की एक निश्चित मात्रा लेंगे और उसमें विलेय पदार्थ लेंगे। विलेय कितनी मात्रा में मैक्सिमम घुल सकता है वो उस पदार्थ की, यानी विलेय पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता, ठीक है। अब विलेय कितने होते हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। ये हम पहले देख चुके हैं। यहाँ हम विलायक कौन सा लेंगे? द्रव विलायक लेंगे। द्रव विलायक के अंदर बात करेंगे, यानी टोटली चैप्टर के अंदर हम द्रव विलयनों की बात करेंगे। द्रव विलयन 3 प्रकार के हैं, ठीक है। द्रवों में ठोसों की विलेयता की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे द्रवों में गैस पदार्थों की विलेयता, यहां द्रवों में जो द्रवों की विलेयता है उसमें हम बात करेंगे द्रव्य विलयनों का वाष्पदाब। द्रव्य विलयनों का वाष्पदाब। देखिए विलेयता जो 2 टॉपिक है यहाँ पर, गैस और ठोसों की जो विलेयता है उसमें तो हम बात करेंगे कि विलेयता क्या कहलाती है और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जो बड़ा टॉपिक है हमारा उसका होता है द्रव्य विलयनों का वाष्पदाब। वाष्पदाब के बारे में हम 11वीं क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। वहाँ हमने शुद्ध पदार्थों की, यानी कि विलायक पदार्थ जो होते हैं उनके वाष्पदाब देखे थे, वाष्पदाब किसे कहते हैं, है ना। और यहाँ हम बात करेंगे विलयनों के वाष्पदाब की, ठीक है भाई। देखिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होती है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए हमने 100 ग्राम जल यानी कि विलायक लिया, ठीक है। इसको किस में लिया है? पात्र में। एक पात्र में लेकर उसमें हम क्या मिला रहे हैं? विलेय पदार्थ। कौन सा विलेय मिला रहे हैं? ठोस, ठोस विलेय मिला, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि 100 ग्राम विलायक में हम अपनी मर्जी आए जितना ठोस मिला सकते हैं। ये हम जानते हैं कि एक निश्चित समय बाद विलेय का घुलना बंद हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम मात्रा, ठोस विलेय की वह मैक्सिमम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में घुल सकती हो, वो क्या कहलाती है? ठोस की विलेयता, ठीक है। अब 100 ग्राम विलायक में कोई ठोस कम मात्रा में घुलता है, कोई ज़्यादा मात्रा में घुलता है, ये डिपेंड करता है इसके कारकों के ऊपर। कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक द्वारा इफेक्ट होती है विलेयता, ये देख रहे हैं। परिभाषा एक बार दोबारा देख लेते हैं कि 100 ग्राम विलायक में एक निश्चित टेम्परेचर पर, ये भी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाना है, तो एक फिक्स टेम्परेचर लेंगे, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? उस ठोस की विलेयता। बार बार इस परिभाषा को रिपीट कर लेना, ठीक है, और नोट्स में लिख लेना। देखिए प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है विलेय और विलायक की प्रकृति। प्रभावित करने वाले कारक देख रहे हैं, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। तो देखिए हमने 11वीं क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी, समान समान को घुलता है। ये बात हम जानते हैं, तो हम समझ गए होंगे कि यदि विलेय और विलायक दोनों समान प्रकृति के हैं तो वो आपस में विलेय हो सकते हैं, घुल सकते हैं। विलेय पदार्थ विलायक में घुल सकता है। समान से मतलब क्या है? ध्रुवीय और अध्रुवीय प्रकृति,
ठीक है। तो ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुल सकते हैं, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुल सकते हैं। ये ठोसों पर भी बात लागू होगी और गैसों की विलेयता में भी बात लागू होगी, ठीक है। यहाँ जो ध्रुवीय विलेय है वो कौन से होते हैं? आयनिक प्रकृति के विलेय की बात की जा रही है। आयनिक प्रकृति के विलेय जैसे कि NaCl, Na2SO4, ठीक है, इस तरह के जो साल्ट हैं उनकी बात की जा रही है। ये सभी विलेय पदार्थ, ये ठोस पदार्थ जल में आसानी से घुल सकते हैं, क्योंकि जल कैसा है? ध्रुवीय प्रकृति का विलायक है, ठीक है गाइस। और यदि हम अध्रुवीय प्रकृति के या अनायनिक ठोसों की बात करें, जैसे कि आयोडीन हुआ, सल्फर हुआ, ठीक है, तो इस तरह के ठोस जल में बहुत ना के बराबर खुलते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये अध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाते हैं, ठीक है। तो विलय और विलायक की प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करती है विलेयता को, ये हमने देखा। सेकंड टॉपिक आता है अपना टेम्परेचर। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि निश्चित ताप पर, परिभाषा में देखा था निश्चित ताप पर, तो यहाँ टेम्परेचर किस तरह से प्रभावित करेगा विलेयता को, ये हम पहले देख चुके हैं। दोबारा बता देता हूँ। ला शौटेलिया का नियम पढ़ा हुआ है। ला शौटेलिया का नियम क्या कहता है? ला शौटेलिया का नियम क्या कहता है? यहाँ ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। जब भी किसी ठोस विलेय को विलायक के अंदर विलायक प्लस ठोस विलेय जब मिलाया जाता है इसमें, तो दो प्रकार से अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी? ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। हम जानते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है? जब ठोस विलेय को विलायक में मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती हो, ऊष्मा का अवशोषण होता हो, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, ह्रास होता हो, तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी के लिए हम यूज कर सकते हैं कि डेल्टा H जो है वो क्या होगी इसके लिए? पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 0। यहाँ डेल्टा H जो होती है एंथैल्पी परिवर्तन, वो इसके लिए नेगेटिव होता है, या हम कह सकते हैं कि लेस देन 0, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं और इस प्रकार की दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में ला शौटेलिया क्या कहता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के अंदर या ऊष्माशोषी प्रक्रम अगर यहाँ होता है तो ताप बढ़ाने पर इस तरह की अभिक्रियाओं की विलेयता बढ़ जाती है। ला शौटेलिया क्या कहता है? ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की विलेयता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, ठीक है गाइस। यदि हम बात कर रहे हैं किसी भी पदार्थ को, ठोस पदार्थ को हमने विलायक में मिलाया, मिलाने के बाद वो ठंडा हो गया, विलयन जो बना है वो ठंडा हो गया। ठंडा होने से मतलब क्या है? उसने विलयन के अंदर के टेम्परेचर को काम में लिया है, ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को या ऐसे विलयन बनाते समय यदि हम टेम्परेचर देते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो उस विलेय पदार्थ की विलेयता ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी विलेयता बढ़ जाएगी। यदि एक पदार्थ ऐसा है जो विलायक में मिलाने पर विलयन गर्म हो रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, तो ऐसे पदार्थों की विलेयता टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर किस प्रकार प्रभावित कर रहा है विलेयता को, हम देख चुके हैं, ठीक है। दोनों अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गैसों की द्रव में विलेयता, ठीक है। ठोसों की विलेयता जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक दो हैं। कौन कौन से हैं? विलेय और विलायक की प्रकृति और टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में। गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में अब देखिए, जैसे हम ठोसों की पढ़ रहे थे कि ठोस जो है वो विलायक में जाने पर, अगर वो आयनिक ठोस है उसको ध्रुवीय विलायक में घोल रहे हैं तो आयनित हो जाता है। आयनित होने पर वो घुल गया, ठीक है। अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो गैसीय पदार्थ जो होते हैं वो विलायक पदार्थ के अंदर या विलायक के कण जो होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, अंतराकाशी स्थल होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, उनमें अपनी जगह बना लेते हैं,
यानी एक तरह से क्या हुआ उनका अवशोषण। तो गैसों की विलेयता को जो परिभाषा लिखेंगे अपन वो अवशोषण गुणांक के रूप में लिखेंगे। अवशोषण गुणांक जिस भी गैस के लिए ज़्यादा होगा वो गैस ज़्यादा विलेय होगी, ठीक है, और जिसके लिए कम होगा वो कम होगी। तो हमको क्या पढ़ना है, अवशोषण गुणांक, ठीक है। तो हमने दिया विलायक, यहाँ परिभाषा को याद करने के लिए क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब शब्द याद रखेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है, 1 ml, ठीक है। तो 1 ml हमने क्या लिया, विलायक। 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 ml विलायक में जो गैस होती है उसकी कितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है उसको ml में काउंट किया जाए तो वो उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है, ठीक है। दोबारा बता देता हूं कि किसी भी गैसीय विलेय की ml में वह मात्रा जो 1 ml विलायक के अंदर घुल सकती हो, अधिकतम घुल सकती हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक। किसी भी गैस की ml में वह मात्रा या सेंटीमीटर क्यूब में वह मात्रा जो 1 ml विलायक में घुल सकती हो क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक परिभाषा पूछ सकते हैं इसकी, ठीक है। दोबारा बता देता हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में किसी भी गैस की अधिकतम वह मात्रा जो 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब विलायक में घुली हुई हो या जल में घुली हुई हो, अगर जल विलायक है तो जल की बात करेंगे, तो वो क्या कहलाता है उस गैस के लिए, अवशोषण गुणांक, ठीक है गाइस। इसके बाद करते हैं बात किस बात की, कि गैसें जल के अंदर या किसी भी विलायक के अंदर कितनी मात्रा में घुल सकती है, कौन सी गैस कम घुलती है, कौन सी गैस ज़्यादा घुलती है, ये प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर आएगा, ठीक है। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसमें, सबसे पहला है गैस की प्रकृति, दूसरा है विलायक की प्रकृति, तीसरा है ताप और चौथा है दाब। दाब में हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। इसलिए यहाँ ये हमारे पास इंपोर्टेंट हो जाता है, हेनरी के नियम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो 3 अपने फैक्टर तो कौन से नॉर्मली है, जैसे हम बात करें गैस की प्रकृति की, तो पहला पॉइंट आता है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति से मतलब है कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो विलायक के साथ अभिक्रिया कर सकती है, विलायक के साथ में अभिक्रिया कर सकती है और एक नया यौगिक बना सकती है, तो वो गैसें जल में या किसी भी विलायक में ज़्यादा विलेय होंगी, और वे गैसें जो अभिक्रिया नहीं करती हैं वह कम विलेय होंगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अमोनिया, HCl, नाइट्रोजन, ठीक है, 3 अपन ने गैसें दी हैं, इनको जल के साथ में अभिक्रिया करवा के देखें तो जो गैस जल के साथ में अभिक्रिया कर सकती है वह तो ज्यादा विलेय होगी, और जो अभिक्रिया नहीं करती है वह कम विलेय होगी। मैं पहले बता देता हूं कि हर एक प्रकार की गैस जल में घुल सकती है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में भी या बहुत ज्यादा मात्रा में भी, ठीक है। तो यहाँ बनेगा हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ बनेगा हमारे पास हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ यौगिक बन रहा है, अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब यह सबसे ज्यादा मात्रा में विलेय होगी। उसके बाद यहाँ भी एक अभिक्रिया हो रही है, H+ आयन यहाँ दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ये भी ज्यादा विलेय होगी, ठीक है, लेकिन अमोनिया की तुलना में कम होगी, ठीक है। लेकिन N2 यानी नाइट्रोजन जो है वो बहुत कम विलेय होगी जल के अंदर, ठीक है गाइस। तो क्लियर हो गया होगा। तो गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ विलेयता कितनी होगी कितनी नहीं, विलायक हमने सेम लिया, ठीक है।
दूसरा है विलायक की प्रकृति। क्या है? विलायक की प्रकृति। तो यहां कौन सा नियम लागू होगा? समान समान को घोलता है। यानी कि ध्रुवीय प्रकृति की जो गैसें होंगी वो ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा विलय होंगी और अध्रुवीय प्रकृति की गैसें अध्रुवीय विलायकों में ज्यादा विलय होंगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह की गैसें जो हैं जल में बहुत कम विलय होती हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों की यदि बात करें तो उनमें वो ज्यादा विलय होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तीसरा पॉइंट है अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर को समझने के लिए बहुत आसान से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसका? सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक में जो विलयन होता है उस विलयन में CO2 गैस विलय होती है। ठीक है। अगर उस कोल्ड ड्रिंक को गर्म किया जाए तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है, या हम कह सकते हैं कि CO2 गैस की विलयता वहां घट जाती है। आसानी से समझ में आ गया होगा कि किसी भी विलायक में गैस अगर घुली हुई है या हम घोलने वाले हैं और उस पदार्थ का अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस कम घुलेगी, यानी कि विलयता घट जाएगी। क्लियर हो गई बात? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के अणु जो है उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो वो गति करके बाहर आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अवशोषण होता है, वहाँ अवशोषण गुणांक के रूप में पढ़ते हैं। वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर गैस के अणु फंसे हुए होते हैं, विलय होते हैं या बैठे होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपना यहाँ पे दाब का प्रभाव, या कह सकते हैं कि हेनरी का नियम। ठीक है। तो यहां से पहला क्वेश्चन बनता है अपना विलेयता में से दाब का प्रभाव। गैसों की द्रव में विलेयता को स्टडी किया था हेनरी ने, और अपना एक नियम दिया जिसके अकॉर्डिंग अपन गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव स्टडी करते हैं। ठीक है। देखिए, ये हम भी जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, सोडा वाटर के अंदर जो भी गैस विलय होती है, CO2 गैस विलय होती है, वह अत्यधिक दाब पर उसके अंदर विलय की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी फैक्टर हम स्टडी करते हैं उन सारे फैक्टर्स में से दाब का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा वेरी करता है विलेयता के लिए। ठीक है। तो दाब को ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना है हमको। क्या कहता है हेनरी कि यदि हम बात करें किसी भी पात्र में जो विलेय है, विलायक पदार्थ भरा हुआ है, इस पर कोई भी गैस, और ये विलायक है, गैस उसके अंदर विलायक घुल रहे हैं और ऊपर से हमने कोई दाब लगाया P, तो वो गैस ऑब्वियसली ज्यादा विलय होगी। या हम कह सकते हैं कि किसी भी विलायक में जब विलय गैस होती है या गैस घोल रहे होते हैं तो उस गैस का दाब, गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब अगर ज्यादा है तो वो गैस ज्यादा विलय होगी, घुलने वाली गैस की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है। यदि हम घुलने वाली गैस की मात्रा को m द्वारा रिप्रेजेंट करें और दाब को p द्वारा रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि घुलने वाली गैस की मात्रा, हेनरी का नियम क्या कहता है कि घुलने वाली गैस की मात्रा गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। दोबारा बता रहा हूं, हेनरी के नियम के अनुसार किसी भी विलायक में गैस की घुलने वाली मात्रा उसके द्वारा विलायक की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ठीक है। समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे KHP। ठीक है। KH क्या है यहां पर? हेनरी
नियतांक, ठीक है, हेनरी नियतांक, ठीक है। तो KH इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, m अपॉन p। जितनी भी मात्रा हमने बोली है और उसका दाब दोनों के जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं, हेनरी ने दूसरा भी अपना एक नियम दिया था, क्या कि एक ही विलायक के अंदर हम एक से ज्यादा प्रकार की गैसें घोल रहे हैं, तो एक से ज्यादा जब गैस घोलेंगे तो दाब दोनों, या मान लीजिए दो ही गैसें हैं, दोनों गैसों का जो दाब लग रहा है, तो उन दोनों गैसों का कितना दाब लग रहा है ये डिपेंड करेगा उस गैस की मोल भिन्न पर। दो गैसों का हमारे पास मिश्रण है, उसको विलायक में घोल रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि कौन सी वाली गैस की मोल भिन्न या मोल अंश ज़्यादा है, वो गैस ज़्यादा विलेय होगी, और जिस गैस का मोल अंश कम होगा उस मिश्रण में, वो गैस कम विलेय होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, दाब किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल भिन्न पर। तो हम कह सकते हैं कि x1 is equal to, sorry, x1 is proportional to p1, x2 is proportional to p2, या हम कह सकते हैं x1 is equal to kh p1, और यहाँ हम कहेंगे x2 is equal to kh p2, ठीक है गाइस। तो इन दोनों को मिलाकर हम एक साथ बोल सकते हैं x is proportional to p, या x is equal to KHP। दोबारा बता देता हूं कि यदि किसी एक से अधिक प्रकार की गैसों का मिश्रण है और उसको हम विलायक में घोल रहे हैं, तो घुलने वाली गैस की मात्रा हमें पता है किस पे डिपेंड करती है, हेनरी के नियम से, दाब पर। लेकिन वो दाब किस गैस का ज्यादा होगा, जिस गैस की मोल भिन्न ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात, जिस गैस की मोल भिन्न ज्यादा होगी, गैस की मोल भिन्न ज्यादा, दाब ज्यादा, और दाब ज्यादा तो घुलने वाली गैस की मात्रा ज्यादा। क्लियर। तो ये हेनरी का नियम है, परिभाषा और इसका जो गणितीय रूप है ये दोनों के दोनों हम देख लेंगे एक बार। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके और नोट्स में उतार लो, ताकि ये साथ के साथ नोट्स बन जाए। स्क्रीनशॉट मत लिया करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुम उसको एज इट इज पटक देते हो, स्क्रीनशॉट को स्टडी नहीं कर पाते हो। इसलिए जब भी वीडियो देखो, नोट्स कॉपी साथ में होनी चाहिए और उसको साथ के साथ उतारेंगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, हेनरी के नियम में क्या 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 लिखना है हमको नोट्स में। सबसे पहले हेनरी का नियम क्या है, क्या है नियम कि हेनरी के नियम के अनुसार किसी विलायक में घुलने वाली गैस की मात्रा उस गैस द्वारा विलायक की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। फिर उसके बाद ये उतारेंगे और फिर ये लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ KH क्या है, हेनरी नियतांक। फिर नीचे लिखेंगे, बोल रहा हूँ मैं दोबारा, यदि एक से अधिक गैसों का मिश्रण किसी विलायक में घोला जाए तो किसी एक गैस द्वारा लगाया गया दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, या प्रत्येक गैस के द्वारा लगाया गया दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसको 1 और 2 गैस बोलते हैं तो 1 और 2 यहाँ लिखेंगे, और A और B गैस बोलते हैं तो A और B यहाँ लिखेंगे। दोनों को कॉमन रूप से फिर ये उतार देंगे, ये हमारा हेनरी का नियम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। सीमा, हेनरी के नियम की सीमा, लिमिटेशंस क्या क्या है। पहली क्या है, दाब बहुत अधिक ना हो,
ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, गैस का या गैस विलायक से अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, अर्थात गैस का विलयन में संगुणन या वियोजन चाहिए। और चौथा, विलयन तनु होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये 4 लिमिटेशंस याद कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए, तो हम ये चारों सीमाएं इस तरह से लिख देंगे। 2 पूछता है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको एक बार उतार लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। अगला टॉपिक क्या है, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। देखिए, इससे पहले मैं रिमाइंड कर लेता हूं, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में टॉपिक पढ़ा था वाष्प दाब। वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर। वाष्प दाब क्या है, क्या था क्या होगा, बता देता हूं कि किसी भी पात्र में यदि हमने कोई भी एक द्रव पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, द्रव पदार्थ भरा हुआ है, इस द्रव पदार्थ में हमें पता है कि खुले रख दिया जाए तो कंटिन्यू वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण होता रहता है, धीमी हो या तीव्र गति से हो, लेकिन वाष्पीकरण कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, ये वाष्पीकरण कब तक चलता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए। जब तक वाष्पीकरण कंप्लीट नहीं हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा द्रव खत्म नहीं हो जाए, तब तक ये वाष्पीकरण चलता रहता है। लेकिन यदि मैं इसी पात्र को ढक दूं, कवर कर दिया जाए, तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होता रहता है। अब वाष्प इस पात्र के अंदर, या इसको हम बेलदार कह सकते हैं, तो इसके अंदर वाष्प जो है इकट्ठी होती रहती है। अब हमको पता है कि द्रव की सतह पर वाष्प बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाने से वाष्पीकरण की गति में दर में कमी होगी। क्यों? क्योंकि ये वाष्प अब यहाँ इकट्ठी होने के बाद वापस द्रव की सतह पर दाब लगाने लग जाएगी। द्रव की सतह पर दाब लगाने लग जाएगी। यह दाब कब लगता है, जब वाष्पन और जब वाष्प ज्यादा हो जाती है तो वो वापस अणु आपस में जुड़ के और क्या वापस द्रव बनाने लग जाते हैं, यानी कि संघनन। वाष्पन और वापस संघनन, इन दोनों अवस्थाओं या दोनों क्रियाओं के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। साम्यावस्था आ जाती है कि वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों समान हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में वाष्प की सतह व वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया जो दाब है वो क्या कहलाता है, वाष्प दाब। क्लियर हो गया?
टेम्परेचर हमने एक निश्चित रखा हुआ है। तो वाष्प दाब की परिभाषा एक बार नोट कर लेंगे। बता रहा हूं कि निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। दोबारा बता देता हूं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। एक निश्चित ताप पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर साम्यावस्था पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम शुद्ध पदार्थ के अलावा विशुद्ध पदार्थ से हटकर विलयनों की। ठीक है, विलयनों की बात करते हैं, विलयनों के वाष्प दाब की बात करते हैं। एक पात्र है, इसके अंदर कोई भी विलायक भरा हुआ है। विलायक की सतह पर हम यहां पर ऊपरी सतह के कणों को इस तरह से बना देंगे। ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार के कण सतह पर स्थित है। अब हमने इसमें क्या मिलाया? कोई भी विलेय पदार्थ मिलाया। विलायक में क्या मिला दिया? विलेय पदार्थ। तो सबसे पहले देखिए, देखेंगे हम कि विलेय जो है, हम पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं। विलेय जो है यहाँ पर दो प्रकार की स्टडी करेंगे अपन। कौन कौन से? एक तो वाष्पशील विलेय, इन दोनों टर्म्स को समझ लेना, और दूसरा अवाष्पशील विलेय। वाष्पशील और अवाष्पशील। कुछ विलेय पदार्थ ऐसे होते हैं जो वाष्पशील होते हैं, यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जल में अपन ने क्या मिलाया? थोड़ा सा एथेनॉल मिलाया। एथेनॉल कैसा है? वाष्पशील है। अल्कोहल कैसा है? वाष्पशील है। ठीक है, यदि हम बात करें जल में NaCl मिलाया, ठोस NaCl, तो NaCl जो है घुलने के बाद वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। अगर हम उसको गर्म करके भी वाष्प में बदले हैं विलयन को, तो केवल जल वाष्प बन के उड़ेगा, NaCl यानी नमक वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार के वाष्प विलयों की बात करेंगे हम, वाष्पशील और अवाष्पशील। तो जब भी विलेय पदार्थ खुलेंगे साथ में वाष्पशील अवाष्पशील खोला जाएगा, तो इसमें ध्यान देंगे। ठीक है, तो यदि हम बात करें द्रव्य विलयनों के वाष्प दाब की, यदि किसी विलायक में क्या मिलाया जाए? अवाष्पशील विलेय, तो क्या होगा? देखिए, जैसे हमने इसमें नमक मिला दिया NaCl, तो इस समय विलायक की सतह जो है, इस पर केवल जल के कण दिख रहे हैं, यानी विलायक के कण दिख रहे हैं, तो केवल इनकी वाष्प बन रही है और इन्हीं की वाष्प द्वारा इसकी सतह पर दाब लगाया जाएगा। क्लियर बात? लेकिन एक दूसरी कंडीशन के लिए हम बात करते हैं कि जल लिया और उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया। यहां क्या है? केवल जल। ठीक है, NaCl के कणों को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं क्योंकि सतह पर ये भी आएंगे। तो पहले तो देखिए, सतह पर वाष्प में परिवर्तित होने वाले कण कौन से थे? केवल और केवल जल के। अब इन्हीं कणों के बीच में कौन कौन आ गया? NaCl के कण, यानी कि Na+ और Cl- आयन। ठीक है, Na+ और Cl- आयन आ गए, यानी कि वाष्प में परिवर्तित होने वाले कणों की संख्या में कमी आ जाती है। वाष्प में बदलने वाले जो कण हैं वो कम हो गए, यानी कि वाष्प कम बनेगी, और जब वाष्प कम बनेगी तो हम कह सकते हैं वाष्प दाब कम होगा, वाष्प दाब कम लगेगा। तो क्या कहेंगे हम कि जब किसी विलायक में या कह सकते हैं जल में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। यह क्या कहलाता है? वाष्प दाब में अवनमन। क्या कहलाता है? वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, यदि जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या है? P0A। क्या है? P0A। और
विलयन का जो वाष्प दाब है, यानी विलयन बना दिया उसका वाष्प दाब क्या है, P। टोटल वाष्प दाब कितना है, P विलयन का। तो इस समय हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब में कमी हो गई, यहाँ वाष्प दाब ज्यादा है, ये वाष्प दाब कम है, तो हम वाष्प दाब में अवनमन कैसे निकालेंगे, P0A माइनस P। वाष्प दाब में अवनमन, क्लियर। तो यहाँ वाष्प दाब में अवनमन को लेकर हम कई सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक बार इसको ढंग से समझ लीजिए। दोबारा बता देता हूं कि जब भी किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उस विलायक के वाष्प दाब में कमी होती है, जो नया वाष्प दाब प्राप्त होगा वो कम प्राप्त होगा। वो होने वाली कमी हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, P0A माइनस P, हम इसको क्या कहेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन की परिभाषा याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इस वाष्प दाब में कमी या वाष्प दाब को और अच्छे तरीके से किसने समझाया था आपको, राउल्ट ने। राउल्ट बोल सकते हो या राउले बोल सकते हो, बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा मिलता है, ठीक है। तो राउल्ट या राउले ने अच्छी तरह से वाष्प दाब को समझाया था। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, राउले का नियम, ठीक है। राउले के नियम द्वारा हम बहुत अच्छी तरीके से इस वाष्प दाब के टॉपिक को समझ सकते हैं। उसने वाष्पशील विलय के लिए अलग नियम दिया था और अवाष्पशील विलय वाले विलयनों के लिए अलग नियम दिया था। उसने फिर आदर्श और अनादर्श विलयन समझाए थे, आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, तो इनको भी राउल्ट ने ही या राउले ने ही समझाया था। इसको अपन अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है। ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होने के बाद ही हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। राउल्ट के नियम की वीडियो अगली डाल दी जाएगी। अगर अभी भी व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अब कोशिश करूँगा रोज़ 1 या 2 वीडियो कंटिन्यू डालें, ताकि टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर हो सके और सिलेबस भी जल्दी से जल्दी कवर हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है।